औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने 1949 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान ने कर्ज़े हासिल करने की दरख्वास्तें दी हैं और जो कमिटमेंट हासिल की है उसका एक तायराना जायज़ा पेश किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 200 अरब डॉलर की कमिटमेंट मौसूल हुई हैं, जिसमें से 156 अरब डॉलर पाकिस्तान रिसीव कर चुका है, जिसमें से सिर्फ तालीम और सेहत पर 12 अरब डॉलर आए। और उसमें से देखने को ये मिला है कि पाकिस्तान में जो तालीम और सेहत है उसके अशारिये इंटरनेशनल इंडेक्स के हिसाब से गिरे हैं। तालीम की सिचुएशन अबतर हुई है और पाकिस्तानी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बाहर जाकर नौकरी ढूंढने में मसाइल का सामना है। यही सिचुएशन आपकी हेल्थ केयर सेक्टर की है कि जहाँ पर पाकिस्तान में जो है अभी सिर्फ सांप और कुत्ते के कांटे की जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल नहीं है। कोविड-19 की हम बात अभी नहीं कर रहे। सो आज के प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस अबाउट दिस रिपोर्ट with none else than Shahid Mahmood, who happens to be the author and the lead researcher for this report of Pakistan Institute of Development Economics. Shahid Mahmood sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. Walaikum salam ji, thank you. Shahid sir, we have gone through the report of Pakistan Institute of Development Economics, जिसने एक तायराना जायज़ा पेश किया है 1949 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए हैं वो कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपने इसको कवर किया है। उसके इस्तेमाल के ऊपर आपने एक ओवरव्यू प्रेजेंट किया है और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है, उसमें किसका कितना रोल हो सकता है, इसके ऊपर भी आपने टच बेस किया है। सो आई वुड वांट यू टू काइंडली इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स एज टू हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन गिवन कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहता है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स को देखते हैं और कैपिटल मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, सर्टन सेक्टर्स विच आर परफॉर्मिंग गुड, बट व्हेन यू से कि 200 अरब डॉलर तक का ये टोटल है और 155 अरब डॉलर जो है वो हम ले भी चुके हैं और जो ग्रोथ है वो काइंड ऑफ स्टंटेड है, सवालिया निशान है जगह जगह। सो आई वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन इन ओवरव्यू ऑफ दिस रिपोर्ट, फिर हम इसको डिटेल में कवर करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इनविटेशन का। ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान में एक ऐसे एस्पेक्ट को कवर करती है, एक ऐसे जो है डिबेट को कवर कर रही है कि जिस पे शाज़ो नादिर हम बात करते हैं। वो इसलिए बात नहीं करते लाइक इट्स समथिंग नॉर्मल कि जी हर साल हम लोग जो है डॉलर्स में या कर्जे लेते हैं या ग्रांट मिल जाती है। कर्जे हम जो टोटल हम डॉलर्स में पैसे लेते हैं बाहर से, जो हमारी एक्सटर्नल एड आती है, 97% ऑफ इट इज लोन्स, 98% और सिर्फ उसमें 2% जो होता है वो जो होते हैं वो उसमें ग्रांट्स होती हैं। तो बेसिक बुनियादी तौर पे हम लोन्स ले रहे हैं, जितने भी बाहर से आजकल पैसे आते हैं। ईएडी के पास वो स्टेटिस्टिक्स हैं। तो कहने का मकसद जो रिसर्च का इसका मेन मकसद था तहकीक का, वो ये था कि आज तक पाकिस्तान में जो हम लोग हर साल इतने ज्यादा पैसे लेते हैं, एक्सटर्नल एड आती है, तो आज तक कितनी आई है और जिस मकसद के लिए आई है तो क्या वो मकसद उस पे हल हुआ भी है कि नहीं और उससे पूरा हुआ भी है कि नहीं। तो ये रिपोर्ट जो है इट टेक्स अ लॉन्ग टर्म व्यू, बजाय इसके कि 2 साल, 5 साल या 10 साल, इवन 10 साल। सो आई गो ऑल द वे बैक। मैं और मेरी टीम, हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे जितना कुछ हम लोग छानबीन कर सकते थे, डेटा निकाल सकते थे, एदाद-ओ-शुमार निकाल सकते थे, वो हमने निकाले और वो एदाद-ओ-शुमार हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान सन 1949-50 से अब तक, तो आप यही कह लें कि जी तकरीबन शुरू से आज तक 200 बिलियन डॉलर की हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई है। कमिटमेंट ये होती है कि कोई आपको कहे कि जी ठीक है हम आपको पैसे देंगे। उस कमिटमेंट्स में से तकरीबन 155 बिलियन से 156 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है हमारा और हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टडी नहीं थी, कोई ऐसी तहकीक नहीं थी कि ये बताती कि कितनी कमिटमेंट हुई है, कितने पैसे आए हैं और उसका आखिर हुआ गया है। तो हमने ये रिपोर्ट जो है तहकीक जितनी भी की है उसमें फिर हमने कुछ क्राइटेरियन इस्तेमाल किए थे, जो कि एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट थी। उसके कुछ हमने वो क्राइटेरियन इस्तेमाल करने के लिए ये जानने के लिए कि वो जितने भी पैसे आए हैं, जितने भी और उससे क्या है जिनके लिए आए हैं, उससे क्या फर्क पड़ा है, तो ये इस रिपोर्ट में हमने तहकीक करने की कोशिश की। व्हेन यू से कि 10 से 12 अरब डॉलर का जो
कर्जा है, इमदाद है, वॉट एवर वन में वांट टू कॉल इट, वो तालीम और सेहत के ज़िम्रे में आई, और इनके जो इंडिकेटर्स हैं वो आशारिये इसको रिफ़्लेक्ट नहीं करते कि ये पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है। देखिए, उसमें जैसे कि मैंने कहा ना कि ऑफ द $155 बिलियन जितने भी हैं, एक चीज़ राइट, ये याद रखिएगा, मैं जल्दी से बताता जाऊँ कि ये जो 155 से $156 बिलियन है, ये भी जो ऑन द बुक्स हैं, जो रिकॉर्डेड है, इसमें बहुत सी ऐसी इमदाद है जो कि ऑफ द बुक्स है। ऑफ द बुक्स मिसाल के तौर पे एक दफ़ा यूएस कांग्रेस में हियरिंग हुई थी, ये 2009 की बात है। तो राइट, उसमें उनके एक वुडरो विल्सन जो इंस्टीट्यूट है, बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है, उनके जो हेड थे, उन्होंने आके कांग्रेस में गवाही दी थी कि जितनी हमने पाकिस्तान को ऑन द रिकॉर्ड जो इमदाद दी है, तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर, उसके अलावा उतनी इमदाद हमने ऑफ द बुक्स दी है। तो ऑफ द बुक्स रिकॉर्ड इमदाद का किसी को नहीं पता। तो अगर आप ऑफ द बुक्स भी लगाएं तो 175 या 80 बिलियन डॉलर जो मेरा अंदाजा है उस तक चली जाएगी। अच्छा, अब आप बात करें कि जो तालीम के और सेहत के शोबे में ये हमने जो जिसे कहते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ओडा, राइट, ये ओईसीडी के स्टेटिस्टिक्स है। तो वो हमें बताते हैं कि 21वीं सदी में आफ्टर 2000 हमें जो अभी तक इन दो शोबों में जो पैसे आए हैं वो $12 बिलियन आए हैं। बट इफ यू अगर आप दादोशुमार उठाएं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लें, उसमें पाकिस्तान के तालीम के देखें और सेहत के जो इंडिकेटर्स हैं उसके मेयार देखें, तो एटा वो आपको इन 20-25 सालों में वो या तो अपनी जगह पे खड़े हैं इतनी इमदाद के बावजूद, या नीचे गए हैं। सो देयर इज नो क्वालिटी टू इट। और जैसा कि मैंने कहा कि हमने सारी इमदाद को उस 3-4 क्राइटेरियन थे जो मिलिकन रोस्टो रिपोर्ट में थे। मिसाल के तौर पे एक ये था कि अगर आपके पास जितने भी डॉलर आ रहे हैं, तो तरक्की पजीर मुल्क जो है उसके लिए फ्यूचर लाइबिलिटीज नहीं क्रिएट होनी चाहिए, उसको तरक्की करनी चाहिए, वो अपने लिए एसेट्स क्रिएट करे। लेकिन पाकिस्तान में वो एक क्राइटेरियन भी नहीं मीट हो रहा, वो उसके उलट हो रहा है। तो ये तालीम और सेहत का शोबा जिसमें ये $12 बिलियन आए हैं आखिरी 24-25 साल में, तो देख लें, ये उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि सिर्फ डॉलर आने से, सिर्फ पैसे आने से जो है आपकी तरक्की नहीं होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी। यू नीड टू हैव अ गुड प्लान, यू नीड टू हैव गुड जिसे आप कहते हैं स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग दीज थिंग्स। एंड व्हेन योर रिपोर्ट सजेस्ट एंड सेज के वैक्सीन्स के मामले में भी अच्छी खासी एड हुई, और वहाँ पे भी आपकी ऑब्जर्वेशन है कि सस्टेनेबिलिटी नाम की चीज़ आपको नज़र नहीं आती। व्हेन यू से दिस, यू मीन टू से कि पाकिस्तान में चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हैं, या पाकिस्तान के अंदर लीकेजेस और लैप्सेस के इश्यूज हैं? लीकेजेस हैं, लैप्सेस हैं, फेलियर ऑफ मैनेजमेंट है। अब मिसाल मैंने आपने ये वैक्सीनेशन की दी, सो वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो कि हमने फॉरेन एड से चलाया है। और वो ज्यादातर आते हैं जो यूएन हमें देते हैं, यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी। तो ये वैक्सीन जो, क्योंकि वैक्सीन जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए, प्रिवेंट्स लॉट ऑफ डिजीजेस। अब पाकिस्तान में देखें, इशू ये है कि पाकिस्तान में हमने गैर मुल्की इमदाद से एक इदारा बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। हम आप लाइबिलिटीज की बात करें ना कि गैर मुल्की इमदाद आती है, राइट, उससे उल्टा लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, एसेट्स नहीं बनते। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बनाया है, और वो उसके समय ये काम लगाया था, ये 1960 से काम कर रहा है कि हम लोग जो है वैक्सीन बनाएंगे पाकिस्तान में, एडवांस वैक्सीन। राइट, लेकिन देखिए, वैक्सीन का ये हाल है कि अभी भी आप चले जाएं तो सिर्फ एंटी स्नेक वेनम, जो एंटीसेरा जिसे कहते हैं, कि राइट, सांप के कांटे का की वैक्सीन या कुत्ते की कांटे की वैक्सीन, वो भी नहीं मिलती। कितने लोगों की अमवात हो जाती है उसके ना मिलने की वजह से। और एनआईएच आप जाए तो वो वैक्सीन नहीं बना रहा, और ना राइट, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर बनाता है, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है। या सो जो गावी है, जिसे हम कहते हैं अलायंस फॉर वैक्सीन, जो है गावी का, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन, तो वो पाकिस्तान की मदद तो करता है, लेकिन इट हैज आल्सो मेंट कि वो जो मदद आ रही है उसकी वजह से एक डिपेंडेंसी पैदा हो गई है कि हम उन पर डिपेंडेंट है कि यार आप हमें वैक्सीन दे दो, अच्छी बात है, हम लोग कर लेंगे, वरना यहाँ पे तो वैक्सीन बन नहीं रही। तो ये देखें, दो चीजें हैं, एक तो आप डिपेंडेंसी आ गई है जो कि एक बहुत विच इज अ कॉस्ट ऑफ फॉरेन एड, के आप में वो लेजीनेस, वो डिपेंडेंसी आ गई। दूसरी तरफ ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि यार आपने एनआईएच बनाया और इतने इदारे बनाए हैं तहकीक के, तो वो वैक्सीन खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? तो इट्स अ फेलियर ऑन बोथ साइड्स। तो गवर्नमेंट साइड पे आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन में इश्यूज हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ें नहीं हैं। बट व्हेन यू मेक एन ऑब्जर्वेशन, क्लियर ऑब्जर्वेशन, कि आपको ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि जो पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो भी काइंड ऑफ डाई आउट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो लोकल थिंक टैंक्स हैं
और उसको भी आप उसमें भी आप गिरावट और ज़वाल देखते हुए नज़र आते हैं। एंड व्हेन यू से दैट, आर यू ट्राइंग टू से कि ये जो बाहर की एंटिटीज़ हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल देम, डू दे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स पॉलिसी इनिशिएटिव्स के यार अगर किसी हेल्थ सेक्टर में कोई एक्शन लेना है तो वो फैसला वो शख्स करेगा, वो एंटिटी करेगी जिसने पाकिस्तान को एड देनी है? ऑफ कोर्स आई डू एंड आई मीन इट। आप देख लें, अभी 2 दिन पहले, अभी कल परसों जो है, गवर्नमेंट ने जो इश्तेहार दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक दिया कि जी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ये किसने बुलाए हैं? पाकिस्तान में कोई एक्सपर्ट नहीं है। हमारा इदारा है जहाँ पे मैं आजकल जिनके साथ एसोसिएट हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। हमने वो लॉन्ग टर्म प्लान भी दिए, शॉर्ट टर्म प्लान भी दिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन वो कोई नहीं पूछता। आप चले जाएं फाइनेंस डिवीजन, प्लानिंग कमीशन, ईएडी चले जाएं, तो वो क्या होता है, वहां पे डोनर्स हर रोज आए होते हैं, आपके मिनिस्टर से मिल रहे होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिल रहे होते हैं, एंड दे टेल यू। अब आईएमएफ आपको बता रहा होता है कि यार आपने प्रोग्राम किस तरह चलाना है, कितने टैक्सेस लगाने हैं। सो इट्स अ फेलियर। आप उनकी बात सुनते हैं, आप वो आके आपको एक चीज आप पे आके वो डंप करते हैं। आई कॉल इट डंपिंग। हम डंपिंग करते हैं आइडियाज की कि यार एक काम ऐसा करो कि ये चीज शुरू कर दो। अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे हैं, मिसाल के तौर पे बीआईएसपी ले ले, बिस, ये भी हम पे जो एक आइडिया है वो हम पे डंप किया गया। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज का वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमने शुरू किया, और पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है। ये एक आइडिया था उनका, आए उन्होंने डंप किया, हमने कोई होमवर्क नहीं किया, शुरू कर दिया। इस तरह बहुत से मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। तो इट्स अ फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स। अभी आप एक और मिसाल ले लें कि हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है, तो आउट ऑफ नोवेयर ही केम टू पाकिस्तान। उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी भी नहीं थी। वो हल्फ उठाने से 1 घंटा पहले उनको नेशनलिटी दी गई, उनका शनाख्ती कार्ड बनाया गया। तो वो कहाँ से आए? तो वो बाहर से ही आए हैं, और तो कहीं से नहीं आए। और उन्होंने खुद, आई नो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, आई अंडरस्टैंड, बट लेट मी स्पीक ऑन इट। आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ, बट लेट मी स्पीक। देखिए, इस तरह नहीं हो सकता है। अब वो खुद कह रहे हैं कि जी 6 महीने जाके पहले जाके मैंने वॉशिंगटन में जो है वहां पे उनको एक वो दी थी, प्रेजेंटेशन दी थी कि हाउ टू गेट द इकोनॉमी राइट। सो व्हाई आर यू गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन वॉशिंगटन? व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर एंड गिव पीपल ऑफ पाकिस्तान द प्रेजेंटेशन? सो, और ये डोनर्स, फिर आप इनकी, मैंने पूरा उसमें हमारे फेलो है, सीनियर रिसर्चर है डॉक्टर फहीम जहांगीर, उनकी मैंने रिसर्च को कोट किया हुआ है कि उन्होंने बड़ा मेटिकुलसली इस चीज को अपनी रिसर्च में किया हुआ है कि इनकी कितनी रीच है, इनकी कितना इन्फ्लुएंस है, इनकी कितनी पहुंच है डोनर्स की। सो वो हमारी नहीं है, वो डोमेस्टिक रिसर्चर्स की नहीं है। राइट। शायद महबूब साहब, मैं चाहूँगा कि आपके साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू हो, बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, और आपसे हम समझें कि बाकी जो इदारे हैं जैसे वापडा है और काफ़ी सारे और इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसका अंजाम क्या हुआ, और आज पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग का क्या होने जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शाहिद महबूब साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में जो इमदाद आती है और जो उसका इस्तेमाल है उसमें किस तरह के मसाइल हैं, और उन मसाइल के और प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के ना होने की वजह से होता ये है कि पाकिस्तान हॉस्टेज बन के रह जाता है उन एजेंसीज़ और उन डोनर्स के हाथों में कि जो पाकिस्तान को थोड़ा सा कर्जा दे रहे होते हैं, बट एक्चुअली बैकडोर से उससे ज़्यादा का गुड्स एंड सर्विसेज, कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही होती है। और देखने में ये आया है कि पाकिस्तान में एसेट बढ़ने के बजाय पाकिस्तान की लाइबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है। सो शाहिद साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातचीत को वहीं से शुरू करें और हमारे नाज़रीन को बताएं कि वापडा समेत बाकी दूसरे इदारों में भी कुछ माजी में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, उसका नतीजा क्या निकला, उन इदारों में कितनी माशी बेहतरी आई, उन इदारों की परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी आई, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम अब जो रिस्ट्रक्चरिंग की बातें सुन रहे हैं उसके बारे में अगर आपका कोई व्यू है तो वी वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन द सेम टू आवर ऑडियंस। देखिए जी, मेरा व्यू और जो कि रिपोर्ट में मैंने तहकीक में बताया, मैंने और मेरी टीम ने, वो हमने इंस्टेंसेस कोट किए हुए हैं कि आप, जैसा कि आपने कहा, हमने क्राइटेरियन, और आपने भी बताया कि क्राइटेरियन हमने यूज किया था कि फ्यूचर में या आपके मुस्तकबिल में आपके लिए मजीद मसाइल ना बने, बल्कि आपके लिए मजीद आसानियां जो कि एसेट्स हैं विच यू कैन यूज लेटर ऑन, कि वो आपके लिए बने। ठीक है, अब वापडा की एक मिसाल है। वापडा वाज जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत वो सारी वो सप्लाई डिमांड वाला वो उसको मैनेज करती थी। अच्छा, उसको आपने 1990s, मिड 1990s में वर्ल्ड बैंक एक प्लान लेके आया, एंड माइंड यू, बहुत से लोगों को नहीं पता कि आईपीपीज, जैसे कि हम वो कहते हैं कि जी 1990s में जो आई,
ये जो है इनकी वजह से बड़ी महंगी बिजली आई। तो आईपीपीज का प्लान भी जो 1990s का था वो वर्ल्ड बैंक का था और आईएफसी का था। और आईएफसी ने, जो कि वर्ल्ड बैंक का अदारा है, उसके लिए खुद ही सारी जो जितनी भी वो फाइनेंसिंग थी, पैसे थे, वो अरेंज किए। तो ये वर्ल्ड बैंक का प्लान था, वो आए कि जी वापडा को आप बाइफरकेट करें। वो अलग बात है कि वापडा पे जो है उसकी जो है उस पे बिल्कुल वो उस वक्त तक एक खत्म हो चुका था इदारा ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ आर्मी। तो लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड बैंक आया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको बाइफरकेट करें डिस्कोज में, जेनकोज में, यानी जनरेशन कंपनीज में, और जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, और इससे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज आप देखें 20-30 इयर्स डाउन द लाइन, आपके सर्कुलर डेट जस्ट इन द पावर सेक्टर, मैं अभी गैस सेक्टर की बात नहीं कर रहा, पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है, दैट्स 2.5 और 2.6 ट्रिलियन रुपीज, जो कि आपने पब्लिक डेट की फिगर्स है उसमें नहीं बताया जाता है, इसको सेपरेटली बताया जाता है। लेकिन ये मैंने और आपने देना होगा। इस तरह आप और बहुत से इदारों के मैं नाम बता सकता हूँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम, एनआईएच के नाम मैं बता सकता हूँ। बहुत से ऐसे इदारे हैं। अभी इन्होंने 4-5 साल पहले पीआरपीएल कायम किया था। फिर इसके अलावा ऐसे एंड यू मेंशन्ड इट, कि ऐसे क्वेश्चनेबल तरीके से कर्जे लिए जाते हैं। एफबीआर में 3 दफा कर्जे, मैं आपको तकरीबन $1 बिलियन का अभी तक वो कर्जा ले चुके हैं कि जी हमने एक्सपैंड करना है टैक्स नेट को और इसमें कैपेसिटी बढ़ानी है, लेकिन उल्टा पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो वो कम ही होती चली गई है। वो पैसे किधर गए हैं आज तक किसी को नहीं पता। ये पता है, इतना पता है कि वो गाड़ियां नई नई खरीदने पे अय्याशियों के लिए, लेकिन फिर जो है आप आके फिर उसी एफबीआर को जो है मजीद पैसे दे रहे हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल किस्म के वो है। एफबीआर वालों से आप पूछे तो एफबीआर वाले कहते हैं कि हमें तो जी, हम पे तो प्रेशर था ऊपर से फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कि आप ये कर्जा लें, हालांकि हमने इनकार कर दिया था। सो दिस नीडलेस लोन टेकिंग, आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आपकी अपनी से नहीं है। अच्छा, अब दूसरा आपने इशू उठाया रीस्ट्रक्चरिंग का, कि जिस तरह अभी अब बात हो रही है, देखिए रीस्ट्रक्चरिंग इज नीडेड, प्राइवेटाइजेशन इज नीडेड, बट the question that I am asking and a lot of people are asking, कि are you going to do this on the behest of donors, के वो एक प्लान लेके आए, वो आपको कहीं डायरेक्शन दे और आप कहेंगे जी चले जल्दी से करें, या आपका अपना भी कोई प्लान है? मुझे तो अपना कोई प्लान नहीं नजर आता। ये मसला है। सो यू डोंट हैव एनी प्लान, यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी, एंड दैट हैज बीन द स्टोरी सिंस 1947 के आप पे आके आइडियाज डंप किए जा रहे हैं, आप पे आके लोन्स डंप किए जा रहे हैं, बट यू डोंट हैव एनीथिंग ऑफ योरसेल्फ। श्योर देयर हैव बीन सम मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि एड जितनी भी आई है वो बिल्कुल ही जीरो उसने हेल्प की है, बट इन द लॉन्गर टर्म यू हैव टू लुक एट द रिजल्ट्स इन terms of your economic outcomes and liabilities. Those over time have increased tremendously, and that's basically our fault. अब वो जिस तरह वो शेक्सपियर कहता है ना कि the fault lies on our stars, तो ये इशू है। वापडा के लिए आप मुझे काइंडली ज़रा क्लैरिटी के साथ बताएं कि जो स्टाफ स्ट्रेंथ है रिस्ट्रक्चरिंग के बाद वो कम हुई है या बढ़ी है? वो तो बढ़ गई है यार, वो तो बढ़ गई है, वो कम नहीं हुई। वो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो है वो ज्यादा हो गई है, उनके खर्चे ज्यादा हो गए हैं, सर्कुलर डेट ज्यादा हो गया है। वापडा अलग से है जो कि जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करता है, डैम्स वगैरह, उनके खर्चे आप देखें दे हैव स्काई रॉकेटेड। फिर डिस्कोस के, जेनकोस के खर्चे देखें। जेनकोस माइंड यू जनरेशन कंपनी में सिर्फ प्राइवेट कंपनीज नहीं है। एंड हियर इज अ स्टार्टलिंग फिगर फॉर यू एंड फॉर ऑल, ये जितने भी हम लोग कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पर यूनिट कॉस्ट इतनी ज्यादा है, इसमें से 45% उन बिजली घरों को दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ओन है, यानी गवर्नमेंट हमसे पैसे ले रही है कैपेसिटी पेमेंट्स के। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी स्टार्टलिंग फिगर। बट और उसके लिए इसलिए क्योंकि वो उसमें भी हुकूमत ने वो जो बिजली घर लगाए हैं पब्लिक सेक्टर में, उसके लिए भी उन्होंने गैर मुल्की लोन्स लिए हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल जल्दी से दे देता हूँ। नीलम जेलम जैसा डिजास्टर्स मंसूबा जो है, उसके लिए अबाउट 1.7 to 1.8 बिलियन डॉलर लोन जो है हमने लिया था स्टार्ट करने के लिए। इट्स अराउंड 22 ईयर्स लेट। अभी पिछले साल शुरू किया, फिर बंद हो गया, उसमें फॉल्ट आ गया, अभी दोबारा शुरू किया, दोबारा उसमें फॉल्ट आ गया। एंड इन बिटवीन पाकिस्तान के लोगों को, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है, उनको 124-125 बिलियन रुपए की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी इस्तेमाल करनी पड़ी, जो कि उनकी जेब से निकाले गए। देखिए, अक्सर ब्यूरोक्रेसी के लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उसके साथ एक करप्शन की वेव्स आती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स का कल्चर आता है। डू यू थिंक कि ये सियासी गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करती हैं और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी है उसमें भी कहीं डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और थिंकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग का फुकदान है?
नहीं जी, दैट्स अ वन साइडेड ओपिनियन के बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी में इश्यूज हैं हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन इवन बिगर इशू इज द मिलिट्री, वो किसी को तो जवाबदेह होती नहीं है। और अभी आप परवेज मुशर्रफ, लास्ट जो मार्शल लॉ था परवेज मुशर्रफ का 99 से 2007 तक, 2006-7 तक, तो उसमें कितने पैसे आए हैं? वो आज तक किसी ने कोई हिसाब लगाया, किसी ने हिसाब दिया कि वो किधर गए, किसी को नहीं पता। तो इट्स नॉट जस्ट उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उसमें जो है उसमें हमने क्या कर्जे नहीं लिए, ज़िया-उल-हक के ज़माने में हमने कर्जे नहीं लिए, अयूब खान के ज़माने में हमने कर्जे नहीं लिए। अभी वापडा की मैं बात कर रहा था, तो वापडा सिंस टाइम ऑफ ज़िया-उल-हक 1977-78, वापडा वाज़ वन्स अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑर्गनाइजेशन। मंगला डैम और तरबेला डैम जैसे बड़े मंसूबे जो हैं वो बनाना वो कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाए हैं। बट सिंस 1977-78 वापडा पे जो है आर्मी के जितने भी या सर्विंग या रिटायर्ड जनरल्स होते हैं, वो उनकी मोनोपोली है। तो वो जो है वो धड़ाधड़ कर्जे लेते हैं नए-नए मंसूबे बनाने के लिए, तो वो तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट जस्ट सिविलियंस और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, इट्स द मिलिट्री टू, इसमें सारे आते हैं। तो ये कहना कि जी वो एक तरफ ही कसूर है, एक तरफ कसूर नहीं है, सारी तरफ कसूर है। नहीं, बट देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि कैबिनेट की डायरेक्शंस होती हैं ब्यूरोक्रेसी को। यार कैबिनेट जो है, सो यू, आई एम श्योर कि एवरी पाकिस्तानी बाय नाउ नोज, एंड आई एम श्योर यू ठीक आल्सो हो नो कि कैबिनेट किस ठीक तरह सेलेक्ट की जाती है ठीक और हो ठीक उनसे हो डिसीजंस किस तरह पास करवाए जाते हैं। आई मेक डोंट सेंस, नीड आई टू गॉट इट, आई गॉट इट, एंड गो आई थ्रू थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इस बात को ज़रूर एक्सप्लेन करें कि जो सिचुएशन है वो तो ऐसी है कि किसी हद तक कहा जा सकता है कि दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सिचुएशन। अगर इसको ठीक करना हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, पाकिस्तान को एक सही डगर पे डालना हो, तो कोई इसका रास्ता है, कोई वे फॉरवर्ड है? एब्सोल्युटली है जी, अगर कोई काम करना चाहे क्यों नहीं कर सकता। इफ यू हैव द विल, वो कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द फैक्ट कि अपने जो यहाँ पे आपके डोमेस्टिक, ठीक है पाकिस्तान में इतना कोई अच्छा, मैं नहीं कहूंगा कि ह्यूमन कैपिटल टॉप ऑफ द लाइन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन जो है और अच्छा है, व्हाई डोंट यू मेक यूज ऑफ इट। आप मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिया, इस तरह आप ऑल ओवर पाकिस्तान देखें, अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है कि और में you don't need foreign aid for that, you don't need foreign expertise for that, you can handle it yourself। आपको मजीद बैरून मुल्क के कर्जे नहीं चाहिए इन चीजों के लिए। so you'll have to trust yourself, but other than trusting you'll have to give the right of decision making and implementation to the experts। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने ये चीजें चलानी है, हर चीज चलानी है, और वो इस बेसिस पे चलानी है कि उन्होंने एक इम्तिहान या एक कोर्स करके जो है उन्होंने हर चीज पे वो डिसीजन उन्होंने देना है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। पाकिस्तान इसी तरह रहेगा, बल्कि इससे मजीद बदतर होता जाएगा। सो यू नीड एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड जो कि खुद डिसीजन मेकिंग करें और उनके डिसीजन में फिर कोई उनको जो है रुकावट ना डाले। सो इट कैन बी डन। अंडरस्टूड। शायद महमूद साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शाहिद महमूद साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बढ़ इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूशन की साइड पर लोग हैं, जो प्लानिंग की साइड पर लोग हैं, उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है, उनके पास जो डोमेन नॉलेज है वो बहुत कम है। और ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान रहमो करम पर है उन एजेंसीज़ के जिन्होंने पाकिस्तान को या तो डोनेट करना है, एड देनी है, या फिर कर्ज़ा मुहैया करना है। तो सो उसके साथ इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी बाहर से आ जाता है, नॉलेज फ्रेमवर्क भी बाहर से आ जाता है, काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान भी बाहर से आ जाता है। सो शायद महमूद साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं कि ये जो डोनर नेटवर्क है, जो एड प्रोवाइडिंग एजेंसीज़ का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो नेटवर्क है, ये पाकिस्तान के सिस्टम को किस तरीके से मुतासर कर रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहूँगा आखिर में आप मैसेज भी ज़रूर दें कि अगर चीज़ों को ठीक करना है तो फिर पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ स्टेट कौन से मेजर्स लेने होंगे? जी बिल्कुल, इनका काफ़ी पावरफुल, जैसा कि हमने अपनी तहकीक में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है, कि डोनर्स जो हैं दे दे हैव अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस, और इससे पहले भी हमने बात की है। तो वो सारी पॉलिसी आपकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो करते हैं, और उनका एक अंग्रेजी में, एंड आई मेंशन्ड इट इन द
द रिसर्च पेपर के देखें, एक वो अंग्रेजी का एक वो मुहावरा है ना कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। तो ये आते हैं ब्यूरोक्रेट, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मिलते हैं, डोनर्स इनकी बड़ी पहुंच है उधर, तो डिसीजन तो सारे ये हैं, उनको वो डंप करते हैं उन पे और उनसे आके बात करते हैं कि यार इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ऑब्वियसली हमारी जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उनके भी फायदे हैं। मिसाल मैंने एक दी है, उसमें पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ है मेरी तहकीक में कि वो उनके फॉरेन टूर्स लग जाते हैं फॉर नथिंग। हर साल आप देखें ब्यूरोक्रेसी के लोग जा रहे होते हैं कि जी हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग? आज तक किसी ने नहीं पूछा कि इतनी ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो, कभी हार्वर्ड रिजल्ट, जा रहे हो, कभी कैम्ब्रिज जा रहे हो, नतीजा क्या है? करना क्या है उसका? या तो सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, एंड पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप इस चीज को डोनर अपनी एक स्ट्रैटेजी, मकामी स्ट्रैटेजी लेके आए, इंटरनल स्ट्रैटेजी लेके आए, आप उसको के होम ग्रोन हो एंड अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रियलिटीज हो, रिसर्च पे बेस हो, बजाय इसके कि डोनर आप पे आके डंप करे। so that's the bottom line that you're suggesting as a way forward strategy. राइट, एंड सो वे फॉरवर्ड जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट एंड टू डोनर इन्फ्लुएंस, के वो उनके हॉल्स में जो है उनकी प्रेजेंस होती है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर से और स्पेशल सेक्रेटरी टाइप लोगों से वो जो है हर वक्त उनके दे कैन गो एनी टाइम। ईएडी वगैरह चले जाते हैं वहां पे, वो हर वक्त वहां पे बैठे रहते हैं। वी डोंट नीड एनी ईएडी टू बी Right, वेरी ऑनेस्ट विद यू। right, वैसे ही ये जो इतने फजूल इतने बनाए हुए उनमें से एक है। right. सो फिनिश दैट, और आप अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके रिसर्च जो है उधर आए, उनके साथ बैठे, उन्हें कहेंगे जी टेल अस के हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेटजी कैसे बनाएं एंड हाउ टू गो फॉरवर्ड। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन में आपको जो है अपने सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे उनको कहना है कि यू स्टे ऑन द साइड, और जो लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज के जिस पे उन्होंने काम किया हुआ है, लेट देम डू दिस थिंग। आप बीच में जो है रोड़े मत अटकाएं, टांग मत अड़ाएं, लेट देम डू दैट। तो फिर आप देखेंगे कि तब चेंज आएगा। हमें इतने कर्जों की जरूरत भी नहीं, वैसे भी नहीं, और पड़ेगी भी नहीं। शाहिद महमूद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट को हमने तफसील के साथ डिस्कस किया, जिसका कंक्लूजन ये सामने आया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डोमेन नॉलेज है, वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। और एंड रिज़ल्ट जिसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट्स वो कुछ करते हैं जो एड एजेंसीज़, डोनर्स को चाहिए होता है। जिस चीज़ को बेचना होता है वो बेचने वाला किसी डोनर के पास चला जाता है, और वो फिर गवर्नमेंट के ऑफिस में लोग आके बैठ जाते हैं और वो पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को तश्कील देते हैं। इस सारे मसले को, पाकिस्तान के चैलेंजेस को डिस्कस करते हुए और इस सारी चीज़ को हाईलाइट करते हुए PIDE ने जब ये बताया कि पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की का ग्राफ आगे जाने के बजाय पीछे आया है, और अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो पाकिस्तान का कर्ज़ा और सिर्फ कर्ज़ा है। इसका हल देते हुए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर लोकल थिंक टैंक्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब के कल्चर को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीशंस हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में वापस लाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होती तो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में मज़ीद कर्ज़ों का शिकार होगा, और पाकिस्तान की जो तरक्की है वो भी एक सवालिया निशान रहेगी, और पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसमें तेज़ी से इजाफ़ा होगा। और पाकिस्तान के लिए जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा फ़ॉरेन एड एजेंसीज़ के हाथों में कि वो इसे जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।